हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेक्शन बी, कोनिक सेक्शन। आज हम लोग कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर आगे के जब हम लोग कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे यूज़ होंगे। तो जैसे हम आपको बार बार एडवाइस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने भर से ही आपका जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक में डेवलप हो जाता है। और जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट समझ के, तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम लगता है वो बहुत कम टाइम लगता है अगर आप बिना कॉन्सेप्ट समझे एक्सरसाइज सॉल्व करने जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूले को लर्न करके। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोनिक सेक्शन है क्या। कोनिक सेक्शन तो बहुत सिंपल है। कोनिक सेक्शन क्या है? बेसिकली कर्व है। कैसे कर्व मिलता है? जब हम एक कोन का और एक प्लेन का इंटरसेक्शन करते हैं कि द कोनिक सेक्शन देखिए यही लिखा है कि कोनिक सेक्शन आर दी कर्व। कैसे मिला? इंटरसेक्शन से। किसके? कोन के और प्लेन के। तो जब प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन हुआ तो जो कर्व मिला वो कोनिक सेक्शन मिला। और कोनिक सेक्शन कौन कौन से हैं? कोनिक सेक्शन है सर्कल, आपका एलिप्स, आपका पैराबोला, आपका हाइपरबोला। तो ये आपके पास कोनिक सेक्शन है। और इस चैप्टर में हम इन तीन कोनिक सेक्शन को स्टडी करेंगे। सर्कल को हम सेपरेट स्टडी करते हैं और इसका रीजन आपको आगे डिटेल में बताएंगे। अब फिलहाल एक टर्म हमारे पास आती है इसेंट्रिसिटी। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, पैराबोला के लिए 1 और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होती है, और सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी 0 होती है। इसीलिए हम इस सर्कल को सेपरेट स्टडी करते हैं और इन तीनों कोनिक सेक्शन को स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले हम देखें कोन। और कोन में क्या है हमारे पास? डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो ये डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन क्या होता है वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये सपोज ये एक लाइन है, फिक्स्ड लाइन एल। तो एल आपके पास हो गई फिक्स्ड लाइन। ये एक लाइन है आपके पास एम, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एट वी। कि एम क्या है आपके पास? लाइन इंटरसेक्टिंग एल एट फिक्स्ड पॉइंट वी। और ये एंगल है आपके पास एल्फा। मींस एल्फा जो है आपके पास एंगल है बिटवीन एल एंड एम। अब आपने क्या करना है? बहुत सिंपल है। ये जो आपके पास लाइन एम है इसे रोटेट कराना है अराउंड एल। मींस इसको इस तरह से रोटेट कराना है, कीपिंग पॉइंट वी फिक्स। जब आप देखिए, ये तो 2 डायमेंशनल है। जब आप इसे रोटेट कराएंगे तो किस तरह से दिखाई देगा? वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपके पास ये जो आपके पास कोन है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है ये आपका सर्कल है, अगर आप इसे ध्यान से विजुअलाइज करें। ओके, तो ये जो सरफेस हमारे पास, ये जो सरफेस हमारे पास बन के आती है, ये जो सरफेस हमारे पास बन के आती है, ये सरफेस कहलाती है हमारे पास डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया हमारे पास कि इस लाइन एम को जब हम रोटेट कराएंगे तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे, रोटेट एम अराउंड एल कीपिंग वी फिक्स, तो हमें जो सरफेस मिलेगी वो डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन होगी। और इस डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन में जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है? कि ये तो हमारे पास है, इसे कहते हैं हम एक्सिस। ये लाइन एल थी, फिक्स लाइन एल थी, इसे कहते हैं एक्सिस। आपके पास ये जो लाइन एम थी जो रोटेट हुई वो कहलाई आपके पास जनरेटर। तो देखिए इसके नोट्स भी हम आपके तैयार करवा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं आपको कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन कर दें, नोट्स प्रोवाइड करा दें, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करा दें। ये आपके पास है एंगल एल्फा। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है आपके पास अपर नैप, डबल नैप्ड है ना ये। और ये वाला जो पार्ट है ये है आपके पास लोअर नैप। तो अब आपको डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन को, वो जो प्लेन है वो इसको इंटरसेक्ट करेगा कोन को, और हमें जो कर्व मिलेगा वो अलग अलग शेप का होगा। सर्कल होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास
ये एक हमारे पास प्लेन है, देखिए ये प्लेन है और ये दूसरा कोन है। अब इस प्लेन से हमें इसे कट करना है, ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर कट कर सकते हैं, नीचे कट कर सकते हैं और वर्टेक्स पे कट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो केस बनेंगे, जब वर्टेक्स पे कट होगा तब क्या होगा, और ऊपर और नीचे वो एक ही बात है, तो ऊपर करवा लीजिए चाहे नीचे करवा लीजिए, ऊपर नीचे कट होगा तब क्या होगा। ओके, दो केस बनेंगे। तो अभी हम लोग पहला केस करके चलेंगे कि ये प्लेन जो है, ये प्लेन इस कोन को वर्टेक्स को छोड़ के कहीं पे भी कट कर रहा है, वर्टेक्स पे कट नहीं कर रहा है। सेकंड केस लेंगे, ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये इसे वर्टेक्स पे कट कर रहा है। ओके, तो पहले केस में क्या होगा, सपोज आपने इस प्लेन को इस तरह से कट कर दिया। अब क्या हुआ, आपके पास जो अब और उसके बाद देखिए केस क्या क्या बनेंगे। अब आप इसको इस तरह से रख सकते हैं और इस प्लेन को इस तरह से रोटेट करा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये रोटेशन शुरू करा है। इस रोटेशन को शुरू कराते कराते इसको आपको अलग अलग तरीके से जब आप इसे कट करेंगे तो कर्व मिलेंगे। अब ऐसे भी मिलेगा, फिर उसको आपने और रोटेट कराया तो इस तरह से। तो आपके पास टोटल 3 केस मिलेंगे। पहला केस तो होगा, देखिए आपके पास ये वाला। पहले केस में आप ये जो एंगल है, ये एंगल दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब आपने, और इस केस में जो आपको यहां पे जो मिला वो मिला, जो कर्व मिला वो मिला सर्कल, ये वाला। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने किया हुआ है इसको। तो ये जो फर्स्ट केस है, दिस इज व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो कोनिक है वो है आपका सर्कल। देखिए नीचे वाला तो समझाने के लिए, ये आपका सर्कल हो गया, ये वाला यहां पे देखिए ये हो गया आपके पास सर्कल। देखिए ये था आपके पास सर्कल, आपने इस प्लेन को यहां पे कट करेंगे तो यहां पे सर्कल मिल जाएगा, और नीचे कट करेंगे तो और नीचे सर्कल मिल जाएगा। ओके, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा विजुलाइज करा दें। अब सेकंड केस में क्या आएगा, सेकंड केस में इस प्लेन को अगर हम लोग कुछ इस तरह से रोटेट कराएं, इस तरह से रोटेट कराएं, और कहां तक रोटेट कराएंगे, देखिए ये वाली जो लाइन है और जो जनरेटर लाइन है अब पैरेलल हो चुकी है यहाँ पे, तो हमें इसे कम रखना है, थोड़ा सा यहां तक रखना है। मींस 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम, और जो आपके पास ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा से ज्यादा। तो अभी देखिए इस समय पे ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, मींस ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो जब इस केस में हम इसे कट करेंगे, ऐसे जब हम कट करेंगे, मींस ये जो एंगल बीटा है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो उस केस में आपको जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, ये वाला। ओके, और वो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो इस केस में ये जो आपको कर्व मिला, ये वाला, ये है आपका पैराबोला। तो दिस इज जो सेक्शन है वो आपका, वो सेक्शन है पैराबोला। चलिए हमने इसी को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास 90 से लेस और ये जो आपके पास अल्फा है इससे कम, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसे डिलीट करते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं। अब की बार जब हम इसे रोटेट कराएंगे, देखिए इनिशियल पोजीशन ये थी 90 डिग्री वाली, अब हमने इसे रोटेट कराया, सपोज यहां पे हमने इसे छोड़ दिया। अब जब हमने इसे यहां पे छोड़ा तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बीटा, जो अभी इससे पहले जो हमने केस कराया उसमें बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया था। कब, जब ये वाली जो लाइन है वो ऐसे हो गई थी, पैरेलल हो गई थी इस लाइन के। ओके, अब यहां पर क्या है, यहां पे ये बीटा है और ये अल्फा है। तो इस केस में जो बीटा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। 90 डिग्री से तो लेस है, इसे ऐसे कर देते हैं, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। 90 डिग्री से तो लेस है बट अल्फा से ग्रेटर है। तो इस केस में जो आपको सेक्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो वो ये वाला जो पार्ट है सेकंड, वो ये है, और इस केस में हमें इलिप्स मिल रहा है। देखिए सर्कल और ये जो इलिप्स है, जब हम 2 डायमेंशन में ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट ये अभी एक जैसा दिखाई दे रहा है। जब हम 3D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों एक जैसा है, बट यहाँ पे ये आपके पास इलिप्स है। ओके, उस केस में ये एंगल जो आपके पास बीटा है और ये एंगल आपके पास अल्फा है, यहाँ पे आपके पास ये एंगल अल्फा है और ये बीटा इज इक्वल टू π/2 है। ओके, और यहाँ पे आपके पास ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। और यहाँ पे देखिए ये एंगल आपके पास अल्फा है
और ये एंगल आपके पास बीटा है और यहां पे आपके पास बीटा इज लेस देन अल्फा है। अब देखिए बीटा इज लेस देन अल्फा के केस में क्या बनेगा, तो उस केस में हम फिर इसे सबसे पहले इरेज करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। इस केस में जब हम इसे रोटेट करेंगे, देखिए यहां पे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, ओके। और इससे पहले क्या था, इससे पहले आपके पास बीटा ग्रेटर देन अल्फा था। अब की बार हमने इसे और रोटेट किया, जब रोटेट किया तो इस बार जो बीटा है वो अल्फा से लेस हो गया, आपके पास बीटा अल्फा से लेस हो गया। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऐसे इतना बड़ा कर देते हैं ये, ओके। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको ये पूरा का पूरा देखिए दिखाई देगा, ये पूरा आपका इंटरसेक्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है। वो उस केस में जो कर्व है वो आपके पास कर्व कुछ ये वाला है, इस तरह से कर्व है, ये वाला कर्व है। मीन्स हमने आपको कहाँ पे दिखाया है, वो हमने आपको दिखाया है यहाँ पे, इस तरह से देखिए ये वाला फोर्थ पार्ट जो था ये वाला। तो दिस इज इन दिस केस ये जो सेक्शन है, जो कर्व है, वो हमारे पास हाइपरबोला है। हाइपरबोला मीन्स ये वाला, ये और ये पेयर ऑफ कर्व होता है हाइपरबोला। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास ये तो पहला केस था जब वर्टेक्स को छोड़ के कहीं और पे प्लेन और कोन इंटरसेक्ट कर रहा है, पर अगर वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करे तब क्या होगा, तब तो बहुत आसान है। देखिए वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे ये प्लेन है आपका। इस केस में हमने क्या किया, देखिए जब ये सिंपल नॉर्मल कोर्स में जब ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गया, मीन्स ये बीटा 90 डिग्री है, तब तो आपको ये जो पहले एक सर्कल मिला करता था यहाँ पे जब आपके पास था एक सर्कल मिला करता था, वो सर्कल अब जो है किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम इसे कहते हैं डीजनरेटेड। मीन्स आपके पास जो सेकंड है यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे बी पार्ट, वो है डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। और डीजनरेटेड क्यों कहते हैं इस कोनिक सेक्शन को, क्योंकि जो आपके पास सर्कल और इलिप्स था वो एक पॉइंट पर डीजनरेट हो जाता है, वो आपका आ जाता है पॉइंट। जो इलिप्स बनाया करता था कभी प्लेन कोन के साथ कट करके, वो जैसे ही वर्टेक्स पे कट करता है वो आपका क्या बना देता है, वो एक पॉइंट बना देता है। जो आपका पैराबोला बनाया करता था प्लेन कट करके कोन के साथ, वो जब वर्टेक्स से पास होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ये वाला। वो मीन्स आपके पास जो पैराबोला है वो डीजनरेट हो जाता है स्ट्रेट लाइन पे, और जो हाइपरबोला है वो डीजनरेट हो जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जैसे यहाँ पे शो किया है। अब इट मीन्स व्हाट, इसीलिए इसका नाम डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन है। अब डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन में क्या होता है वो देख लेते हैं। कि देखिए पहला केस तो हमारे पास ये था जहां पर ये प्लेन था और इस प्लेन ने इसको सिंपल वर्टेक्स पे 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट किया, तो आपको एक पॉइंट मिला। अब आपने जब इसे रोटेट किया, रोटेट कब तक किया, जब तक अल्फा इज इक्वल टू बीटा नहीं हो जाता। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू देखिए बीटा हो गया, बट अभी इस केस में यहाँ पे जब बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, मीन्स जब इलिप्स बना करता था, सपोज ये वाला केस ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं, तो इस केस में भी पॉइंट ही मिल रहा है। तो मीन्स यहाँ पर दो केस हैं, ये और ये, या तो बीटा आपके पास π/2 हो या आपके पास बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो, तो दोनों ही केस में आपके पास क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। जो कोनिक है वो एक पॉइंट होगा। और जब ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, तो उस केस में जो ये कोनिक है आपके पास, मीन्स है ये जब इस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी। तो ये जो कोनिक है वो कोनिक इस बार लाइन हो जाएगी। तो जो केस वहाँ पे हमारे पास पैराबोला का था वो लाइन में कन्वर्ट हो जाता है जब वर्टेक्स से होता है। और इसी तरह से जब हमारे पास बीटा लेस देन अल्फा हो जाए, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये जो हमारे पास इस तरह का प्लेन आ जाएगा, और इसे थोड़ा सा अगर हम लोग बड़ा कर दें तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लाइन मिलेंगी, पेयर ऑफ लाइन मिलेंगी जैसे यहाँ पे है। तो इस केस में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये है डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन।
तो ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली कि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल ये हमें कैसे मिलता है और डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन क्या होता है। पर यहाँ पे जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे जब हम लोग यूज़ करेंगे फर्दर स्टडी में, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग कुछ रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जिस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हम पैराबोला को, हम एलिप्स को, हम हाइपरबोला को, इनको डिफाइन कर सकें। हम यहाँ पे हर बार देखिए, इसे समझाने भर तक तो ठीक था, इसका आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें आती थी। वहाँ पे हम लोगों ने जो डायरेक्टरीज, एक पॉइंट आता है डायरेक्टरीज, यहाँ पे हम डायरेक्ट लेंगे, वहाँ पे डायरेक्टरीज प्रोजेक्शन होती है, वो प्रोजेक्शन कैसे होता है वो आप लोगों के अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। इतना समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कहाँ से चीज़ें आई वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला समझेंगे, करेंगे, तो वहाँ पे उस कोनिक का तो पार्ट नहीं होगा, हम लोग एक डिफरेंट कोर्स ऑफ स्टडी लेके चलेंगे। अपनी इस कोर्स ऑफ स्टडी में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को समझने के लिए हम एक तो लेंगे पॉइंट जिसे हम कहेंगे, एक लेंगे फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम कहेंगे फोकस, और एक लेंगे हम लोग फिक्स्ड लाइन जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ओके, इन दोनों के बेसिस पे हम इन तीनों को डिफाइंड कर देंगे और एक टर्म आएगी हमारे पास E इज इक्वल टू 1, E इज लेस देन 1, E इज ग्रेटर देन 1। ओके, और सर्कल हम इसीलिए नहीं लेते, इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। और सर्कल हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उस केस में सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी 0 होती है और यहाँ पे 1 के अराउंड होती है। तो 1 के अराउंड होते साथ ही ये तीनों के तीनों एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनालिटिकल समझेंगे कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन देखें, कोनिक सेक्शन कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे आया, वो तो हमने देख ली। पर अगर हम लोग एनालिटिकल बात करें कि जैसे अगर हमें फर्दर स्टडी करना है वहाँ पे, तो उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो उस केस में अगर हम एक पॉइंट ले लें, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया हमने F, सपोज यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है फिक्स्ड, यहाँ पे हमने एक L ले ली, फिक्स्ड लाइन ले ली L, वो हमारे पास ये आ गई। सपोज ये एक फिक्स्ड लाइन L है। P हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट P हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज ये एक पॉइंट है P। ओके, तो यहाँ पे आपके पास हमने क्या किया, इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस L के ऊपर, तो और इसका नाम दिया M। तो मीन्स PM क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम P टू द लाइन L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब हमने कोनिक सेक्शन को कैसे डिफाइन किया, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट F लिया, एक फिक्स्ड लाइन हमने L ली। ओके, अब कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन इस पॉइंट P, कोई जो हमने लिया एनी पॉइंट, इस पॉइंट P का लोकस है, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट P सच दैट, किस तरह से हो, सच दैट जो ये FP है, डिस्टेंस FP मीन्स यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस, और ये जो PM है मीन्स MP, इनके जो डिस्टेंस का रेशो है, ये कोई कांस्टेंट हो, और उस कांस्टेंट को नाम दे दिया आपने E, और इसे कहा हमने, इस E को कहा इसेंट्रिसिटी। ओके, तो मीन्स आपके पास क्या हुआ कि जो कोनिक सेक्शन है वो इस पॉइंट P का लोकस है, सच दैट उसका जो डिस्टेंस है FP और PM का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हो सकता है ये आपका जो पैराबोला बना दे, हो सकता है ये जो आपका इलिप्स बना दे, हो सकता है ये जो पॉइंट P का लोकस है वो आपका हाइपरबोला बना दे, कुछ भी बना सकता है। तो ये कंडीशन आपके पास मोड FP अपॉन मोड MP इज इक्वल टू E। तो अगर हम लोग पैराबोला के लिए बात करें, फॉर पैराबोला हमारे पास जो E होता है वो E इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स जो डिस्टेंस FP अपॉन MP, अभी हम आगे जब पैराबोला का सबसे पहला टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें यही करेंगे कि फोकस से पॉइंट P का डिस्टेंस और P से M का जो डिस्टेंस है, इनका रेशो 1 होना चाहिए। तो जो P का लोकस है वो आपका पैराबोला होता है।
for ellipse E less than 1 and for hyperbola E is greater than 1. ओके, तो ये आपके पास कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला समझेंगे। वहां पे आपके पास एक फिक्स पॉइंट होगा, इसे हम कहते हैं फिक्स पॉइंट को फोकस। ये जो फिक्स्ड लाइन है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास टॉपिक आता है सिमेट्री। अब इस सिमेट्री को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो पहला हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, कि जब हमें रिफ्लेक्शन देखना है एक पॉइंट का इन अ लाइन पे। ओके, सेकंड आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ पॉइंट। एक पॉइंट के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना है। ओके, इस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना है। और फिर एक थर्ड टर्म हमारे पास आती है, इसी रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड सिमेट्री ऑफ अ कर्व अबाउट अ लाइन। वैसे तो देखिए हम आपको बहुत सिंपल बता देते कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पे x की इज इक्वल टू -x रखिए, सेम मिलेगा, इट मीन्स फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। y की जगह -y रखिए, अगर सेम मिल रहा है फंक्शन तो मीन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। x इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -y रखिए, सेम फंक्शन मिलता है, मीन सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। हालांकि हम 3 लाइन में आपको बता देते, पर जैसे हम आपको बार बार एडवाइस करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलीजिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो लगने तो 2-4 मिनट ही हैं, बट जब आप इसे समझ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा कितना इंप्रूव हो जाता है। ओके, तो बताने को तो आपको जैसे मैंने बताया 3 ही लाइन में हम आपका यहाँ पे ये कंप्लीट कर देते हैं। सिमेट्री ऑफ अ कर्व अबाउट अ लाइन, और फोर्थ मिलता है सिमेट्री ऑफ अ कर्व अबाउट अ पॉइंट। ओके, तो ये दोनों चीजें इसके ऊपर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब फर्स्ट की बात करें अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की, तो बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्शन आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, कि अगर हम एक लाइन पे रिफ्लेक्शन देखें किसी एक पॉइंट का, तो उस केस में सपोज आपके पास एक पॉइंट ये है, इसे हम इरेज कर देते हैं। सपोज आपके पास एक पॉइंट ये है, आपके पास ये एक लाइन है L, इसका रिफ्लेक्शन देखना है। ये सपोज आपके पास पॉइंट है P, तो आपने क्या किया, P पॉइंट से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, सपोज ये पॉइंट आ गया आपके पास M। अब आपने क्या किया, इस PM को और आगे प्रोड्यूस किया, कहाँ तक ले गए, P डैश तक ले गए। और कितना P डैश के साथ क्या होगा, P डैश इतना आगे ले गए सच दैट PM इज इक्वल टू MP डैश, मीन्स ये डिस्टेंस आपके पास सेम हो जाए। तो उस केस में ये जो P है, ये जो P डैश है, ये P डैश इस P का रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो क्लियर हो गया, मीन्स इस केस में जो ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसका, इस लाइन सेगमेंट P डैश का। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है ये। तो यही सारी चीजें अब हमें समझनी है कि अब हम इसी को लिख लेते हैं कि हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन L। लेट L क्या है, M क्या है हमारे पास, लेट M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये M फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने क्या किया, प्रोड्यूस PM टू P डैश सच दैट, PM को हमने आगे प्रोड्यूस किया, P डैश तक किस तरह से प्रोड्यूस किया कि सच दैट PM इज इक्वल टू P डैश M, ये बराबर इक्वल हो जाए, ये और ये इक्वल हो जाए। तो उस केस में P डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ P। और अगर P डैश रिफ्लेक्शन है P का, तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, जरा ये ध्यान दीजिएगा कि दस P डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P if and only if implies that। कब होगा, जब ये जो L है, L is the perpendicular bisector of segment PP dash। इस PP डैश का ये जो L है, ये L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो किसका, इस
सेगमेंट इस सेगमेंट पी पी डैश का, इस सेगमेंट पी पी डैश का, तो उस केस में पी डैश जो है वो रिफ्लेक्शन होगा पी का। बहुत सिंपल है। ये तो हमने बात करी इन अ लाइन। अगर हम लाइन को छोड़ के इन अ पॉइंट देखें कि सेक्शन रिफ्लेक्शन, तो ये भी बहुत सिंपल है, ऑफ अ पॉइंट इन अ पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड अगर हम रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट P ये है हमारे पास, इसका रिफ्लेक्शन देखना है इस M के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, P से M को मिलाएंगे और इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस कितना करेंगे, P डैश तक ले जाएंगे सच दैट PM इज इक्वल टू MP डैश। तो उस केस में P डैश कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ P। सिंपल ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P in a fixed point M is the point P dash, क्या होगा, point P dash होगा such that M is the mid point of, पूरी डिटेल लिखने की जगह हमने of the segment शॉर्ट में लिख दिया सेगमेंट पी पी डैश, ये वाले इस तरह से जैसे यहां पे था। अब इसी में फर्स्ट और सेकंड के ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड स्टडी किया, उसके ऊपर बेस्ड अगर हम लोग बात करें ए की, ये यूज भी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस। सपोज ये एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ओके। इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है, मींस एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है। हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको आगे प्रोड्यूस किया और उतना डिस्टेंस ले गए पी डैश तक। पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई हो जाएगा। तो मींस जो रिफ्लेक्शन है वो एक्स वाई का एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। तो इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस इज पी एक्स कॉमा माइनस वाई। देखिए कितना ईजी है। इसी तरह से इस पॉइंट P रिफ्लेक्शन देखें, अगर हम इस रिफ्लेक्शन, ये आगे यूज होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ P एक्स वाई देखें इन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में क्या होगा, तो वाई एक्सिस आपके पास ये है, इसमें रिफ्लेक्शन देखना है। इस पॉइंट P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए यहाँ पे, इसको आप आगे प्रोड्यूस करिए, कितना आगे, कि सच दैट ये पी क्यू ले लेते हैं, सच दैट ये जो आपके पास एम क्यू है इज इक्वल टू एम पी हो जाए या एम मिड पॉइंट हो जाए। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इज क्यू माइनस एक्स कॉमा वाई। और सी देखें अगर हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ पी एक्स वाई, इसी पॉइंट पी एक्स वाई का रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखें इन दी ओरिजिन के, अब इस बार पॉइंट पे देख रहे हैं, ऊपर वाले ये दोनों जो है फर्स्ट का पार्ट था अबाउट अ लाइन, इन अ लाइन रिफ्लेक्शन देखा। अब हम पॉइंट के में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो इस ओरिजिन पे मींस यहां पे आपको रिफ्लेक्शन देखना है इस पॉइंट P का, तो इससे इसे मीट करवाइए, इसे आगे एक्सटेंड करिए सच दैट ये पॉइंट O मिड पॉइंट हो जाए। तो ये P है, तो सपोज ये अगर R हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएंगे। तो जो रिफ्लेक्शन है, और यही रिफ्लेक्शन कहलाएगा R किसका, P का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P एक्स वाई इन द ओरिजिन इज R माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। देखिए किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है तो y की जगह माइनस वाई रखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है, वाई एक्सिस के अबाउट लेना है तो x की जगह माइनस एक्स रखिए, ओरिजिन के अबाउट लेना है तो x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई रखिए, ओके। अब इसी तरह से नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास आता है सिमेट्री। थर्ड है हमारे पास कि सिमेट्री ऑफ अ कर्व अबाउट अ लाइन। तो सिमेट्री क्या है, रिफ्लेक्शन से ही आई है हमारे पास कि सपोज हमारे पास ये एक कर्व है, ये पैराबोला है, ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इन सब का रिफ्लेक्शन इसी कर्व के ऊपर है। अगर इसका सभी का रिफ्लेक्शन अगर इसी कर्व के ऊपर है तो जो ये कर्व है ये कहलाएगा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, मींस अ कर्व C is said to be symmetrical about a line
इस किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है? अगर उस लाइन के अबाउट हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन उसी कर्व के ऊपर आ रहा है कि इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी पॉइंट P ऑन C, P पॉइंट ये है, C कर्व ये है, पॉइंट P ऑन C, द रिफ्लेक्शन ऑफ P इन L also lies on C. तो ये कहलाता है हमारे पास सिमेट्री। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज हमारे पास एक कर्व है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बी अ कर्व, हमारे पास ये कर्व है, ओके। अब क्या है, ये जो कर्व है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये सिमेट्रिकल होगा, जैसे वहाँ इसमें बनाए भी हमने, सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। कब होगा सिमेट्रिकल? कि जब हर एक पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट उसी कर्व के ऊपर मिले। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक्स वाई का जो रिफ्लेक्शन होता है इन एक्स एक्सिस, वो क्या होता है? उसमें हम y की जगह माइनस वाई रख देते हैं। मीन्स जो आपके पास ये जो कर्व एफ एक्स वाई है, इसमें आप एक्स वाई रखें या एक्स कॉमा माइनस वाई रखें, सेम ही बात है। मीन्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ माइनस वाई अगर हो जाए तो उस केस में इस कर्व को कहेंगे सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है इसका कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस and only if fxy is equal to f of x comma minus y, okay। और इसी तरह से सिमिलरली fxy is equal to 0 is, इसे हम इरेज कर देते हैं, is symmetrical about y axis if and only if f of x comma y is equal to f of minus x comma y। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन उसी कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए। मींस xy और माइनस xy दोनों के दोनों उस कर्व को सेटिस्फाई करें, ओके। अब ये तो थर्ड था। इसी तरह से फोर्थ आता है सिमेट्रिकल ऑफ अ कर्व अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल, ये चेक करना है। तो पॉइंट के अबाउट जब हम सिमेट्रिकल देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि यहां पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई। मीन्स अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, ए कर्व इज सेट टू बी सिमेट्रिकल curve is said to be symmetrical about a point M if and only if for every point P on C the reflection P dash in M lies on C। तो सेम जैसे हमारे पास about a line था। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अब आपको एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट 4 ही क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन। तो हम लोगों को सिमेट्रिकल बताना है अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। तो फर्स्ट है हमारा बहुत सिंपल है, एफ एक्स वाई से, दिस इज एफ एक्स वाई इज 5x स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बताने के लिए हम वी पुट y इज इक्वल टू माइनस वाई। मीन्स x तो x ही रखेंगे, माइनस वाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 7y is not equal to fxy। means this implies not symmetrical about x axis। और इसी तरह से हम x की जगह माइनस x रखेंगे तो क्या हो जाएगा सेम 5x स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू सेम फंक्शन मिलेगा। मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और ओरिजिन की बात करें तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 7y नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई। मीन्स नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओके। तो जैसे ये है आपके पास, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। अगर हम सर्कल की बात करें तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, ओरिजिन भी है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट
दिस ओरिजिन, इतना सा है। तो ऐसे सेकंड पार्ट अगर हम इसका देखें तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर देते हैं, y की जगह माइनस वाई रखेंगे तभी सेम फंक्शन मिलेगा। मीन्स एफ एक्स कॉमा माइनस वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। मीन्स सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस। एंड नॉट सिमेट्रिकल कर लीजिएगा, नॉट सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस एंड ओरिजिन। और अगर हम थर्ड की बात करें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स और वाई की कोई इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। मीन्स एफ एक्स वाई की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस भी, एक्स एक्सिस भी सिमेट्रिकल है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे इज इक्वल टू एफ एक्स वाई मिलेगा। वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है एंड अबाउट ओरिजिन भी सिमेट्रिकल है। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह से फोर्थ में जो आपके पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है, ये आपके पास ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस भी। सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस वाई रख दीजिए तो यही मिलेगा। अबाउट y एक्सिस, x की जगह माइनस एक्स रख दें तो यही मिलेगा। एंड अबाउट ओरिजिन भी, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.1। तो हमने कोशिश करी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दें और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें। हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।